तो सर ये ये कहना चाहूंगा कि एंटायरली एक मिथ है। मतलब 20 घंटे आप एक ह्यूमन है, आप मशीन नहीं है। इवन मशीन की भी इफिशियंसी 100% नहीं होती है। तो सर ये एक मिथ है। मेरा मानना है कि जैसे आप डेली अपने कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, जीएस में एक कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ऑप्शनल में हमको कुछ करना है। तो सर इस हिसाब से मतलब जीएस, ऑप्शनल और आप अपने न्यूज़पेपर को लेके चल सकते हैं। उसके हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए मुझे अराउंड वन एंड हाफ आवर देना है, और जीएस के लिए मुझे 2-2 घंटे करके मतलब 2-2 घंटे के दो मुझे वो टाइम स्लॉट देने हैं। इसके अलावा 3 घंटे मुझे ऑप्शनल पढ़ने हैं। तो इस तरह से मेरा मानना है कि 8 से 10 घंटे एक डिसेंट टाइम है। तो ये जो चीज है ना, ये मिथ है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा। जो कोचिंग करते हैं उनका भी यही रहता है कि 30% उनकी कोचिंग है, बाकी 70% उनको अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर रिलाई करना रहता है। सबसे पहले मैं जो मेरे वेल विशर्स हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जो गिव अप करने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि ये एग्जाम लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप इसके लिए कई तरह से चीजें कर सकते हैं। जैसे एकदम ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो चीज है ना, ये मिथ है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा। जो कोचिंग करते हैं उनका भी यही रहता है कि 30% उनकी कोचिंग है, बाकी 70% उनको अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर रिलाई करना रहता है। और दूसरा चीज, आप जैसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसी नौबत नहीं आई कि मैंने पार्ट टाइम जॉब मुझे करनी पड़ी हो। इसके लिए मैं मतलब थैंक्स करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने काफी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होने के बाद भी, मेरी बहनों ने, मेरे मम्मी पापा ने काफी स्ट्रगल किया मेरी ये पढ़ाई सस्टेन करने के लिए। और पर्टिकुलरली इस केस में कि मेरा 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। इसके बाद भी मुझे दिल्ली जैसे शहर में स्टे कराना और कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे मामा जी हैं, मेरी मौसी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं एक दोस्त का स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। मेरी दोस्त हैं प्रियंका, जो कि मेरी बैचमेट भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की है। तो फाइनेंशियल रीजंस आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप ड्रीम एस्पायर करो और इन ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए आप मेहनत करो। और जो फाइनेंशियल कांस्टेंट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप कई सारी चीजें, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कई बार आपको जरूरत है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग के बजाय आप अपने उन दोस्तों से संपर्क करें जो उस चीज के बारे में जान रहे होते हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। सर मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो 2nd अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर उस टाइम मैं बहुत निराश था। मैं रो रहा था, मतलब मैं क्राई कर रहा था। मेरी माताजी से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम रो रहा था। मैं परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने काफी मेहनत की थी। तो उस टाइम मेरी माताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका पक्का होगा। आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माताजी ने उस टाइम मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद में फिर मैंने इवेलुएट किया अपने आप को कि कहाँ पे कमियां रही हैं। इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे लगा कि अब मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज काफी ज्यादा हो रही हैं। तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान में एक दिन में गया। अभी वहां पे जाके मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए एक दिन मैं वहां पे ज्वाइन किया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 से 8 घंटे वहां पे दूंगा, उसके बदले में वो अराउंड 500 मुझे पर डे पे करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहां बैठे बैठे मैं जब कंटेंट डिजाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि मैं 7-8 घंटे यहाँ दूंगा इस कंटेंट डिजाइन में। उतना टाइम अगर मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूं तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूं। तो उस टाइम मैंने जो मेरी अर्जेंट नीड थी, जो मेरी अर्जेंसी थी कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूं, मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए एक लॉन्ग टर्म अपने आप को प्लान किया कि भाई आज मैं 7-8 घंटे इसके बजाय अपनी तैयारी में दूं ताकि मैं अच्छा कर पाऊं। हाँ सर, वो तस्वीर रियल है, वो वास्तविक है, वो मेरे ही घर की है। और मैं सर एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सर तस्वीर वास्तविक है वो। सर सीसेट के लिए सर मेरे 1-2 सजेशंस हैं। जैसे सर पहला है कि सीसेट जो है उसमें सर
तीन सब टॉपिक्स हैं मेजरली। पहला है सर अनसीन पैसेजेस जो होते हैं, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन वाला, और सर एक होता है जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, और एक है मैथमेटिकल पोर्शन। तो सर मेरा पहला सुझाव ये है कि हमें तीनों में बैलेंस करने की जरूरत है। हम किसी भी एक सेक्शन को एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि एक सेक्शन को हम एकदम से छोड़ दें और बाकी दो को में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अब वो पेपर का पैटर्न वैसे होता जा रहा है कि हमको सारे पेपर में बैलेंस बनाने की जरूरत है। और दूसरा सर ये है कि पेपर को अप्रोच करने का तरीका, जैसे आज के टाइम में ये अपने आप में डिफिकल्टी हो गई है कि सीसेट के पेपर को एक तय टाइम में कवर कैसे किया जाए, क्योंकि अनसीन पैसेजेस जो हैं वो काफी लॉन्ग लॉन्ग आ रहे हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चंस का लेवल जैसे 2023 में हमने देखा है, काफी सीसेट को लेकर हल्ला हुआ था कि ये एकदम बायस है। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम पेपर को अप्रोच करने का तरीका अपना देखें। जैसे मेरा सर, मैंने अपने केस में एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने जो रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन वाला जो सेक्शन था उसके लिए मैंने टाइम अपना डिजाइन किया कि मैं अराउंड 40 to 45 मिनट मैं रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन को दूंगा। इस तय टाइम में मेरे जितने आरसी हो पाएंगे, जो कि 25 से 27 के अराउंड आते हैं, तो मेरा ये था कि इस टाइम में मैं जितने कर पाऊंगा उतने करूंगा। जैसे ही मेरा टाइम खत्म होगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे मैं ध्यान नहीं दूंगा। उसके बाद में जो अराउंड 1 घंटा और 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट बचेगा उसमें मैं रीजनिंग वाला पोर्शन और मैथमेटिकल पोर्शन करूंगा। उसमें भी सर मेरी प्रायोरिटी ये थी कि जो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो इजीली डुएबल क्वेश्चंस हैं, मैं उनको पहले करूंगा, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि टाइम लग सकता है उन्हें मैं दूसरे बार में अप्रोच करूंगा। तो सर ये दो मेरे सुझाव हैं। सर इसके लिए मेरा सर ये है कि मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ, फिर मैं जनरल क्वेश्चन पर आऊंगा कि आना जरूरी है या नहीं। सर मेरे केस में क्या था कि मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली मेरे यहाँ से सर अराउंड 80 to 90 किलोमीटर है। तो सर पहला ये था कि मेरे पास ही है, और दूसरा ये था कि सर मेरे दोस्त यहाँ पे पहले से स्टडी कर रहे थे, वो पहले से रूम लेकर रह रहे थे, और उनका जो रूम था वो मतलब काफी कॉस्ट इफेक्टिव था, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में मैं आया था तो उस टाइम यहाँ पे जो रूम रेंट था वो काफी कम था। तो मैंने अपने फ्रेंड आनंद चौरसिया और जितेंद्र उस टाइम रह रहे थे, उनको अप्रोच किया कि भाई क्या मैं आपके साथ एडजस्ट हो सकता हूँ। तो सर मैं एक रूम में, हम 2 लोग रहते थे, एक रूम में अकेले रहते थे। तो इस तरह से हमने जो किराया था उसको इस तरह से डिवाइड किया कि उसका मतलब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी बर्डन नहीं आया। इसमें फिर मेरे जो दोस्त थे वो मेरी काफी मतलब हेल्प करते थे। कई बार मेरे घर से जैसे पैसे देर हो जाती थी आने में, तो मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे कि ठीक है हम लोग हैं। अब सर जनरल बात आती है कि क्या दिल्ली आना जरूरी है या नहीं। तो सर इसमें मेरा जो खुद का मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, वो ये है कि दिल्ली आना एकदम जरूरी नहीं है। अगर आपके सोर्सेज आपके पास हैं, आजकल कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप कोई भी अच्छे संस्थान जहां से भी आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और आजकल कोचिंग ऐसा नहीं है केवल दिल्ली में ही है, प्रयागराज है, भोपाल है, जयपुर है, यहाँ भी कोचिंग अवेलेबल है। सारे जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनकी ब्रांचेज यहाँ भी हैं। तो आप या तो ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप अपने शहर में रहकर भी जो आपकी कोचिंग्स हैं आप वहां से कर सकते हैं, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। तो ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही आए। और बाकी आपके जहां रिसोर्सेज की बातें हैं तो या तो आपके शहर में अवेलेबल है, या आप ऑनलाइन कुरियर के थ्रू या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मंगा सकते हैं। सर जैसे अब हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की बात पहले करें तो सर इसमें मेरा मानना है कि हम कोई भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज पकड़ सकते हैं। सर 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा होता है कि हम किसी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं, ये लोग मतलब अराउंड 25 to 30 टेस्ट कराते हैं, जो कि सेक्शनल होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फिर कुछ फुल लेंथ भी टेस्ट होते हैं। तो सर होता क्या है कि इनकी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें एक खास किस्म का पैटर्न होता है। तो आप जब 6-7 टेस्ट दे चुके होते हैं तो वो पैटर्न आप डिकोड करने लगते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है जनरली, या कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होने की संभावना है। तो ऐसे में सर होता क्या है कि आप अपना दिमाग लगाने के बजाय जो आप जनरलाइजेशन जो करते हैं उसके बेसिस पर आपके कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब वो यहाँ क्योंकि एक खास कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको डिजाइन किया है तो आपका जनरलाइजेशन यहाँ काम कर जाएगा, लेकिन एक्चुअल यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, वहां कोई जनरलाइजेशन नहीं होता है। तो एक चीज तो ये है सर, ऐसे में आप अगर दूसरी कोचिंग के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो मोनोटोनी है कि भाई एक ही तरह का पैटर्न है वो ब्रेक होगा। दूसरा सर ये है कि जैसे ये जो कंटेंट के लेवल पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका मेजरली सर जो फोकस रहता है वो स्टैटिक पोर्शन पर रहता है। तो ऐसे में अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपको स्टैटिक चीजों से रूबरू करा देंगे, लेकिन जो यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जीएस का, वो सर काफी अप्लाइड होता है और ऑब्जर्वेशन बेस होता है। तो ऐसे में अगर आप कोई एक से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं तो आपकी जो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है वो डेवलप होती है। अब सर जहां तक आपका क्वेश्चन था कि मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीलिम से पहले करें या ना करें, तो सर इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि पहले हम एक जीएस जो हमारा जो 4 पेपर का जो हमारे GS1, GS2, GS3, GS4 हैं, तो उनको हम सिलेबस को 1-2 बार अच्छे से पहले पढ़ लें।
उस दौरान हम जो मतलब जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसके जो क्वेश्चन है हम वो खुद लिखकर अपने किसी सीनियर या हम किसी कोचिंग में हैं तो टीचर को दिखा सकते हैं। और जब सर हम 3-4 बार थोरोली अपने सिलेबस को अच्छे से रीड कर लें तो मेरे हिसाब से हमको उस टाइम ये मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। सर ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे एक दो सुझाव हैं कि हमें जैसे सर एक तो होता है कि एकेडमिक जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि सभी जानते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए है और इसके अलावा हमारे क्लास नोट्स हैं। तो सर जो हमारे क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो हम सभी फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरा मानना है सर क्योंकि ये एग्जाम है ना ये केवल पढ़ाई के बारे में ही नहीं है, ये आपकी एंटायर पर्सनैलिटी को आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करता है। और तो इसमें सर मेरा मानना है कि आप पढ़ने के अलावा थोड़ी अपनी सोशल स्किल्स भी डेवलप करें, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कन्वर्सेशन करें जिससे आपकी थॉट जो है वो एक नैरो नहीं रहेगी, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प करें, आप अपने आसपास के परिवेश में चीजों को होते हुए महसूस करें और ना केवल महसूस करें बल्कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए उनके बारे में जानने की उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहें, जो डेली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के आप उनको फॉलो करते रहें। तो सर मेरा मानना है कि जब हम इस तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखेंगे, एक नैरो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, तो सर मुझे लगता है कि जो रैंडम क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जर्वेशन बेस आ रहे हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं। तो सर इसके 2-3 तरीके हैं। सर जब हम एज ए कॉमन टूरिस्ट जाते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने के लिए तो सर हमारा सारा इंटरेस्ट इस बात पर रहता है कि ये कितना सुंदर है, ये किस चीज का बना हुआ, मतलब बहुत एक जनरल एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव होता है कि गए वहां पे घूमे, वहां पे चीजें खाए, वहां पे चीजों को देखे, बट उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हमारी उतनी नहीं होती है। लेकिन सर एक एज ए आप जब यूपीएससी एस्पिरेंट किसी प्लेस को विजिट कर रहे हैं तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जैसे कि ये अगर कोई हिस्टोरिकल स्मारक है, हिस्टोरिकल साइट है कि वो किसने बनवाई है, किस टाइम पीरियड की बनी हुई है, किस डायनास्टी के रूलर्स ने उसको बनवाया है, क्या मटेरियल उसमें यूज हुआ है, जैसे रेड सैंडस्टोन है या व्हाइट मार्बल है, और इसके अलावा कि वो किस टाइम पीरियड की बनी हुई है, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्या ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनवाया था, उनकी जो रीजन से उसको बनवाने के उसके पीछे लॉजिक क्या था। और इसके अलावा सर जो वो है कि मतलब कल्चरल या जो हिस्टोरिकल या कोई वॉर मेमोरियल है उसके बारे में जानना। तो इस तरह से सर जो हम उसकी मतलब जो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव है और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके जरिए हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ सर ये आपका क्वेश्चन है ना, ये काफी मतलब मेरे लिए ये थोड़ा हंसाने वाला क्वेश्चन है कि 18-20 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब दिन में 24 घंटे हैं, आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में आप सोना, नहाना, खाना सारा काम कैसे कर सकते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एंटायरली एक मिथ है, मतलब 20 घंटे आप एक ह्यूमन है, आप मशीन नहीं है, इवन मशीन की भी इफिशियंसी 100% नहीं होती है। तो सर ये एक मिथ है। मेरा मानना है कि जैसे आप डेली अपने कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, जीएस में एक कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ऑप्शनल में हमको कुछ करना है, तो सर इस हिसाब से मतलब जीएस ऑप्शनल और आप अपने न्यूज़पेपर को लेके चल सकते हैं। उसके हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए मुझे अराउंड 1.5 आवर देना है और जीएस के लिए मुझे 2-2 घंटे करके 2 घंटे के 2 मुझे वो टाइम स्लॉट देने हैं। इसके अलावा 3 घंटे मुझे ऑप्शनल पढ़ने हैं। तो इस तरह से मेरा मानना है कि 8 से 10 घंटे एक डिसेंट टाइम है एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए, 8 से 10 घंटे डेली। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ऑनेस्ट रहें। अब ये नहीं है कि इधर आप पढ़ रहे हैं, उधर मोबाइल का नोटिफिकेशन रिंग करने लगा तो अंदर से मन होता है कि इंस्टाग्राम रील है, किसी ने कुछ भेजा है या फ्रेंड का कोई मैसेज है। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें पढ़ते टाइम। सर अभी के लिए क्योंकि मैं खुद ही एक एस्पिरेंट था अभी तक, तो सर अभी तक मेरी जो सोशल एक्टिविटी थी वो काफी कम थी, मतलब मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था बहुत ज्यादा। तो सर अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सर मैं फोर से और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से हो सके मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स या जो जूनियर हैं जो एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, मेरे एंड पे जो मुझसे हो पाएगा मैं उनसे इंटरेक्ट करूं, मेरे जो नोट्स हैं मैं उनको एक एज ए फ्रेमवर्क में उनको दे सकूं कि भाई इस तरह के हैं, आप अपने हिसाब से और देख लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए, और जो मेरे आंसर्स हैं या मेरे एस्से हैं मैं उनको शेयर कर सकूं। तो सर फोर से और मैं मतलब भविष्य में कोशिश करूंगा कि मैं जो फेलो कलीग्स हैं या फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊं। सर पहले तो सर मतलब थोड़ा सा जैसे मेरा खुद का 3rd अटेम्प्ट है तो मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक वो प्रोसेस बता सकता हूं जो मैंने अपने 3 साल की जर्नी में 3 अटेम्प्ट की जर्नी में जो मैंने खुद से अपना ऑब्जर्व किया है मैं वो आपको बता सकता हूं। तो सर मैं एक उस स्टूडेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं जो कि 10th में है या 12th में है, तो उसके लिए सर मेरा पहला सजेशन तो यही है कि आप जब 10th या 12th में हैं तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं
आप पीसीएम वाले हैं तो पीसीएम, या आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप अपने जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं आप उनको एकदम अच्छे से आप रीड कीजिए। अच्छे से रीड करने का मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ना कि केवल जो एक्सरसाइज के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हीं को करें। तो पहली चीज तो ये है सर। और दूसरा ये है कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, तो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब फॉलो कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटी वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीटेक वाले हैं, क्योंकि सर ये चीजें बाद में इंटरव्यू के फेज में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटी वाले हैं तब तो आपके लिए एकदम ये सही है कि आप अपने सारे सिलेबस को फॉलो कीजिए अच्छे से। उसके बाद में सर जब आप थर्ड ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो आपको तब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। पहली प्रोसेस ये है कि आप जो सिलेबस है प्री का या मेंस का या इंटरव्यू का, उसको थॉरोली आप एक बार देख लीजिए। जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, आप उनसे रूबरू हो जाइए एक बार। उसके बाद में सर नेक्स्ट स्टेप आता है कि क्या हमारे रिसोर्सेज रहेंगे, कहां से हमको कोचिंग लेनी है। तो उसके लिए सर दो तीन तरीके हैं कि या तो अगर आपके जानकारी में कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या आपके सीनियर्स हैं जो आपको असल में लगता है कि डिजर्विंग सीनियर्स हैं जो एडवाइस दे सकते हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट करके कोचिंग्स के बारे में या क्लास नोट्स के बारे में या बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग नहीं हैं तो फिर आता है कि यूट्यूब चैनल्स पर काफी सारे टॉपर्स हैं जो स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंधभक्त बन के उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, लेकिन आप मतलब उस अपने हिसाब से उसको काट छांट के अपने हिसाब से ट्वीट करके देख सकते हैं, क्योंकि एक की स्ट्रेटजी दूसरे के लिए सही बैठ जाए ये एकदम जरूरी नहीं है। और हर साल टॉपर होते हैं, सबकी स्ट्रेटजी अपनी होती है। तो आप अपने हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, पीवाईक्यू के हिसाब से, आपका सिलेबस और आपकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो आपके मेन गाइड होते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो ऑन एन एवरेज बहुत कॉमन है, जो कि मैंने अभी पीछे भी अपनी उसमें टॉक में बताया था कि स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, आरएस शर्मा है। तो ये रिसोर्सेज ऑन एन एवरेज सभी सेम है। जहां तक कोचिंग की बात आती है, अगर आप कैपेबल हैं, आप फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एकदम कोचिंग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोचिंग जो होती है वो सॉर्ट आउट कर देती हैं। अभी मार्केट में रिसोर्सेज का भंडार है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अगर आप कुछ चीज छोड़ रहे हैं तो आपको लेफ्ट आउट जैसे फोमो वाली फीलिंग आएगी कि मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, फला ये दूसरा आदमी ये पढ़ रहा है, वो टॉपर हो जाएगा। तो ऐसे में कोचिंग क्या करती है कि एक कंसाइज वे में एक सिलेबस को आपको पहले सिलेबस को समझाएंगी, फिर रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराएंगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप कर पा रहे हैं तो कीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एकदम चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप दूसरों से बहुत पीछे हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है। तो वैसे में आप सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखिए, और जो आपके मित्र हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो आपसे आगे हैं, उनकी हेल्प लीजिए। हेल्प लेने में एकदम हिचकिचाहट नहीं रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला वर्दी है हमसे और हमसे ज्यादा जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो एकदम आप इंटरेक्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमको रियलाइज नहीं होता कि क्या गलती कर रहे हैं। वही जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमको फील होता है कि हम यहां गलत थे। तो ऐसे में दोस्तों से इंटरेक्शन, सीनियर से इंटरेक्शन, आपके पीवाईक्यू, सिलेबस और स्टैंडर्ड बुक्स, ये आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेट है वहां पे टेलीग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, तो वहां से भी आप सारी चीजें कर सकते हैं। जी सर, इसमें मैं संजीव सान्याल सर के जो उनके ओपिनियंस हैं उनसे मैं थोड़ा सा सर कंफ्लिक्ट करता हूं। इसमें सर मेरा मानना है कि केवल एस्पिरेंट्स ही जिम्मेदार नहीं है इस सिचुएशन के लिए कि 10 लाख कैंडिडेट 1000 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 5 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं। सर इसमें पुश एंड पुल फैक्टर दोनों है, डिमांड और सप्लाई साइड फैक्टर दोनों है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स रहेंगी और सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगी, स्किल्स रहेंगी, गवर्नमेंट सपोर्टिव रहेगी, जो कि हाल फिलहाल के टाइम में हो भी रही है, बाकी सारी चीजें फेवरेबल रहेंगी, तो क्यों कोई कैंडिडेट 1,00,000 सीटों के लिए 1 लाख कैंडिडेट वहां पे 10 लाख कैंडिडेट मार करेंगे। मेरा मानना है कि सरकार पहले माहौल क्रिएट करें। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा स्किलफुल होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए। तो ऐसे में एक तो ये है सर। दूसरा ये है कि जो एक सर एक मतलब एक फीलिंग है कि जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा गए तो आप परमानेंट हो गए हैं, तो सर कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। जो एक असेसमेंट बेस्ड जो हमारा वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर में जैसे होता है 360 डिग्री इवेल्युएशन, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी होना चाहिए। उनको अंदर कहीं ना कहीं ये डर होना चाहिए कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमको उठा के फेंक दिया जाएगा। जब ये वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी, आप प्राइवेट सेक्टर के पार रहेंगे कि परफॉर्म करेंगे, तभी आप रहेंगे। तो सर मेरा मानना है कि जो कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनका रुझान कम होगा।